डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सीखा था। ठीक है, उसमें ये बताया गया था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता था बेटा, बोलो। एनर्जी कैरियर होता था। बोलो, एनर्जी कैरियर जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना। जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी चार्ज वाले जो रेज होती है, जैसे अल्फा हुआ, बीटा हुआ, ठीक है ना, कैथोड रेज हुई, एनोड रेज हुई, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये किसी भी सोर्स पे डिपेंड नहीं करते, किसी भी मीडियम में डिपेंड नहीं करते हैं। उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। एक ऑर्डर भी बताया था कि किसका ऑर्डर कितना होगा, और एक कोड भी बताया था आप लोगों को। अब हम सीखने जा रहे हैं कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसकी कैलकुलेशंस आप कैसे करोगे, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो उसमें क्या क्या होती हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सोर्स कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। कौन कौन से सोर्स होते थे बेटा? एक तो सनलाइट हो गई, और एक क्या हो गई, एक हो गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी ये दो टाइप के रेडिएशन होते हैं। एक सनलाइट रेडिएशन होता है, यानी कि सन से आने वाला रेडिएशन। एक ब्लैक बॉडी, मतलब कहीं भी आप किसी भी आयरन रॉड को आप हीट करोगे तो उससे नहीं गर्माहट पैदा होती। जैसे आपने देखा होगा कि लोहारों की दुकान पे देखा नहीं कि आप हीट करते हुए देखा ना, उसको रेड कलर की हो जाती है वो आयरन रॉड। तो वो उस टाइप उसके आसपास जाओगे तो बेटा वो हीट क्या होगी, उस चारों तरफ से हीट निकल रही होगी। तो हीट बेसिकली वो क्या है, वो रेडिएशन ही है। वो बताऊंगा मैं किस तरीके से, सारी बातें बताऊंगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सनलाइट के बारे में पढ़ना है और ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ना है। लेकिन उसके पढ़ने से पहले बहुत सी जनरल टॉक्स जो होंगी वो आपको सीखना पड़ेगा। एक तो मैं तुमको बताऊंगा कि इसमें से क्या होता है बेटा, वेव्स जैसे गुण होते हैं। तो वेव की सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए वेव्स क्या होती हैं, तो जनरल टर्म्स की सीखते हैं आज थोड़ा सा। जनरल टर्म्स, आप सोचोगे बोर डेवलपमेंट चल रहा, बोर मॉडल का डेवलपमेंट चल रहा, कि हम बोर मॉडल को समझने से पहले ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, तभी आप बोर मॉडल को समझ पाओगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। तो अब ये सबको समझने के लिए जनरल टर्म समझने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वेव्स क्या होती हैं। क्या होती है बेटा वेव्स? वेव क्या होती है? जैसे मैं तुमसे बात करूँ वेव क्या होती है, तो आप लोग 10th में पढ़ के आओगे, जो जो ट्रफोस क्रेस्ट में बनता हो, जिसमें ये वाला याद आ रहा ना तुम लोगों को, कि उस हिसाब से अगर चले तो क्या वो वेव्स कहलाती है। वेव्स होती बेसिकली क्या, वेव्स में जैसे आपने देखा होगा कि एक इंसान है, इंसान को ये बेटा यहाँ पे एक एक रोप पड़ी हुई है, और एक लड़के ने क्या कर लिया, उस रोप को उठा लिया। तो क्या करेगा, ऐसे खींच लेगा। लेकिन अब तुम सोचो बेटा, अब इस लड़के ने रस्सी से खेलना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, एक जो है इसने झटका दिया, ये रस्सी क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे होगी। बोलो बेटा, इस तरीके से होगी। तो देखो इस लड़के ने क्या किया, इस लड़के ने बिना मास को ट्रांसफर किए हुए एनर्जी यहाँ तक ट्रांसफर कर दी, अपने एनर्जी, अपने पास की एनर्जी को यहाँ तक ट्रांसफर कर दिया। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, कि हम किसी भी किसी भी टाइप की एनर्जी को बिना मास ट्रांसफर किए, मतलब बिना मास को इधर से उधर किए हुए हम लोग उस चीज को क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को ट्रेवल करा के हम उस एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेज सकते हैं। तो इसने लड़के ने क्या किया बेटा, बस ये किया कि अपना फोर्स दिया, तो उसकी जितनी इसके हाथ में एनर्जी थी, वो सारी की सारी एनर्जी जहाँ पे वो रस्सी बंधी थी वहां तक पहुंच गई। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, कि अगर हमको किसी भी चीज, यानी कि एनर्जी अगर आपको भेजनी है कहीं पे, तो आप क्या कर सकते हो, वेव के रूप में आप भेज सकते हो। जैसे आप लोग रेडियो वेव्स होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, तो वेव्स ही तो होती हैं बेसिकली, और क्या है ये,
बोलो तो बेसिकली क्या समझ रहे हो ना कि वेव्स बेसिकली क्या हैं, ये एनर्जी कैरियर ही हैं। विदाउट मास ट्रांसफर इज कॉल्ड वेव। तो वेव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, लिखो, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट मास ट्रांसफरिंग इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। किसी भी मीडियम में, जैसे आपको जैसे पानी में देखो ना बेटा, पानी जैसे आपने पानी में देखा होगा, खेल भी किया होगा तुम लोगों ने, जैसे कोई तालाब के किनारे बैठते हो, आप इसमें पत्थर डालते हो तो क्या होते हैं, पानी ऐसे ऐसे हो जाता है नहीं पूरे तालाब में। तो ये क्या है, वेव्स ही तो बन नहीं। जो जो स्टोन ने क्या किया बेटा, एक विक्षोभ उत्पन्न कर दिया, मतलब एक डिस्टरबेंस बना दिया है। अब उस डिस्टरबेंस को फुलफिल करने के लिए एनर्जी क्या हो रही बेटा, एनर्जी वापस उसी चीज को फुलफिल करने के लिए एनर्जी ऑटोमेटिक क्या कर रही, उसको मास को वहीं पे ला रही, मास को बार बार ला रही। तो ये चीज को बैलेंस करने के लिए उसके पीछे वाला मास भी क्या होगा, इस तरीके से वेव का निर्माण हो गया। बात समझ रहे हो, एनर्जी क्या होती है, तो मतलब वेव क्या होती है, एक एनर्जी ट्रांसफरिंग मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मास को बिना ट्रांसफर करे हुए हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि डिफिनेशन में बताया मैंने कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट मास ट्रांसफरिंग इन एनी मीडियम इज कॉल्ड क्या बेटा, वेव्स। अब वेव्स क्या होता है, वेव्स रिलेटेड, ये वेव्स के जो डेफिनेशन के नीचे बेटा डायग्राम बना लेना, ठीक है ना, अच्छे से। इसमें लिखोगे some important points related to wave, some important points related to waves। वेव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं वो सारे सीख लो। आपने देखा होगा बेटा, ये जो डायग्राम अभी बनाया मैंने, ये क्या होता है, ये ऐसे ये वेव्स होती हैं, बोलो। अब इस वेव्स के जो ऊपर वाला पार्ट सबसे होता है उसको बोलते हैं क्या बेटा, ट्रफ, क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है, TROUGH, ठीक है बेटा। और दो कॉन्जिगेटिव, क्रेस्ट और ट्रफ, ये ट्रफ हुआ कि बीच की दूरी को, दो कॉन्जिगेटिव क्रेस्ट, ये वाली दूरी क्या होती है, बोलो बेटा, ये दूरी होती है वेवलेंथ लेम्डा, ठीक है ना। मैक्सिमम जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेव्स का, वो होता है ए, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। चलो, तो वेवलेंथ क्या होती है, पहले तो लिखो वेवलेंथ के बारे में, पहली पॉइंट, वेवलेंथ, लिखो वेवलेंथ। it is defined as it is defined as distance between two consecutive crest or trough, टू कॉन्जिगेटिव क्रेस्ट और ट्रफ, इसको भी क्या बोलेंगे, चाहे इसको ले लो चाहे इसको लो लो, दोनों चीज के क्या होगा, लैम्डा वेवलेंथ ही होगा, लेकिन कॉन्जिगेटिव होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। टू कॉन्जिगेटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, लैम्डा, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ओके। तो
लेमडा क्या होगा बेटा, लेमडा होगी क्या, वेवलेंथ होगी आपकी, वेवलेंथ लेमडा हो गई, ठीक है ना। यूनिट, पहले पॉइंट यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ लेंथ आ गई बेटा, तो यूनिट्स क्या क्या होगी, एक तो होती है क्या एंगस्ट्रॉम, इसे लिखा होगा, तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं बेटा, 10 की पावर 10 मीटर होते हैं एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर 10 की पावर कितना बेटा 9 मीटर होते हैं, और एक पिकोमीटर में कितने होते हैं बेटा 10 की पावर -12 मीटर होते हैं, और एक फर्मी में कितने होते हैं, फर्मी मीटर में होते हैं 10 की पावर -15 मीटर। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ को मेजर में मापते हैं, लेकिन वेव की कभी भी इतनी ज्यादा कि एक दो कितना जाए 1 मीटर लेंथ आ गई, 2 मीटर वेव लेंथ आ गई, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा बेटा वो एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, फर्मी में आपको यूनिट्स दे रखी होंगी, तो बस आपको मीटर में चेंज करना होगा, तो आप मीटर में चेंज करना, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10, यानी कि वेवलेंथ का जो यूनिट्स होगी वो क्या होगी बेटा मीटर होगी, ठीक है ना, ओके। मीटर होगी, यूनिट मीटर मतलब बेसिकली जो मीटर होती है, एंगस्ट्रॉम होती है, नैनोमीटर, ये लेंथ को जो मेजर करने वाली चीजें होती हैं वो क्या होती है मीटर होती है, ठीक है। तो यूनिट्स क्या हो गई, वेवलेंथ की यूनिट्स हो गई मीटर, लेकिन आपको मीटर इतना बड़ा दिया नहीं गया था, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर दे रखा होगा, ठीक है ना, तो आपको मीटर में चेंज करने के लिए मैंने बता रखे हैं। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, जैसे तुम सोचो एक सेकेंड में, सॉरी बेटा, एक सेकेंड में जितना टाइम, एक सेकेंड में जितने चक्कर लग रहे हैं उस वेव की वो फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे तुम सोचो बेटा एक सेकेंड में ये 4 5 6, एक सेकेंड में मान लो 6 दूसरे लगा लिए चक्कर, तो क्या होगा बेटा वो फ्रीक्वेंसी होगी, एक सेकेंड की बात हो रही है। या तुम सोचो बेटा ये है, ये पॉइंट है, ठीक है ना, अब इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, ये इतनी वेव्स होगी ना, ये यहाँ तक एक वेव कहलाएगी, ये बोलो बेटा ये स्ट्रैंग और ट्रप एक वेव कहलाएगी, तो ये कितनी ऐसी इस पॉइंट से पास होती जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी बेटा फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। या अपने वर्ड में लिख सकते हो कि कितने एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं, चक्कर मतलब कि वेव्स कितने पास हो रहे हैं एक सेकंड में, वो क्या कहलाएगी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो लिखो फ्रीक्वेंसी में the number of waves passing through a point in a 1 second, in a 1 second is called is called is called frequency. Number of wave passing a point in a 1 second is called क्या बेटा frequency, and its unit is per second. its unit is per second and it is represented by nu, ये न्यू का साइन है बेटा न्यू, ओके, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, ये वाला साइन, ठीक है ना, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, इस टाइप का साइन बना लेना, ठीक है ना, ऐसे करके, ये यू मत बना देना ऐसे, ये ऐसे बना देना, ठीक है ना, ये न्यू होता है, ग्रीक वर्ड है ये, ओके। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है बेटा, यूनिट्स क्या क्या होंगी, एक तो होगी सेकेंड यूनिवर्स, आर ऐसे लिखा हुआ 1/सेकेंड, वही चीज लिखी हुई है इनडायरेक्टली, या हर्ट्ज होती है बेटा हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है ना,
हर्ट्ज और पर सेकेंड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, हर्ट्ज और पर सेकेंड दोनों इक्वल होते हैं। तीसरी किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होंगे बेटा, 10 की पावर 3 हर्ट्ज होंगे। मेगा हर्ट्ज, आपने देखा होगा ना रेडियो, मेगा हर्ट्ज किलो हर्ट्ज पे है था, तो 10 की पावर 6 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज 10 की पावर 9 हर्ट्ज, ठीक है बेटा। मिली हर्ट्ज, मिली हर्ट्ज 10 की पावर -3 हर्ट्ज। तो ये आपको याद रखना, हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, दिस आर कॉल्ड यूनिट्स ऑफ क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी। अब आती है बात क्या, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। लिखो बेटा, एक सॉरी सॉरी एक थर्ड पॉइंट लिखो, जिसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, लिखो, the maximum displacement of any waves is called amplitude and its unit is meter. Maximum displacement and is represented by small a। एम्पलीट्यूड आ गया। अब लिखोगे रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटा, लेमडा क्या माना गया है, वेवलेंथ माना गया है, और न्यू क्या माना गया है बेटा, फ्रीक्वेंसी मानी गई है, ठीक है ना, और v और c स्पीड मानी गई है। चाहे हम v रखें बेटा, चाहे c रखें, ये मान लो स्पीड, इतनी स्पीड से क्या हो रही है, बोलो बेटा, इतनी स्पीड से कोई चीज चल रही है, तो स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, स्पीड क्या होती है, स्पीड को कैसे लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन या वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड का, यहाँ पे वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल टू, बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो, तो ये वेलोसिटी को मैंने मान लिया c, तो डिस्प्लेसमेंट मान लिया, वेवलेंथ जितना डिस्प्लेस हुई है वो लेमडा, और टाइम को क्या मानोगे आप, एक सेकंड में जितना फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या कहलाती है, वो टाइम कहलाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो 1 अपॉन क्या रखेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी रखेंगे, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये टाइम हो गया, बोलो, क्योंकि तुम सोचो बेटा कि न्यू की यूनिट क्या होती है, 1 अपॉन सेकेंड यूनिवर्स होती है, 1 अपॉन सेकेंड, बोलो, यानी कि सेकेंड को इस तरफ ले आओगे बेटा, तो सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन न्यू, बोलो, यानी कि सेकेंड क्या है, टाइम ही तो है, यानी कि टाइम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन न्यू लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन न्यू लिख दिया, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा c इक्वल टू न्यू लेमडा। ये आ गया वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपको पता है c इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन लेमडा को c अपॉन न्यू, या न्यू इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन लेमडा। ये तीनों इक्वेशन आ गई समझ में बेटा, तीनों इक्वेशन का यूज आ सकता है आपके पास, जिसमें से लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार यूज करना पड़ेगा।
ठीक है ना, ये भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखना है आपको, लेकिन ये बहुत बार यूज करना पड़ेगा, सी अपॉन न्यू। ओके, और वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर नेक्स्ट लिखोगे बेटा, वेव नंबर नेक्स्ट डालोगे वेव नंबर, द रेस इट इज डिफाइंड अ नंबर ऑफ वेव एंड इट्स यूनिट इज पर यूनिट लेंथ। लिखोगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव, it is defined as number of wave per unit length, यानी कि एक यूनिट लेंथ मतलब एक मीटर में कितनी वेव्स जा रही हैं, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये हो जाएगा बेटा न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वेव नंबर, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, वेव लेंथ। अब इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, वेव नंबर की यूनिट बताओ, यूनिट हो जाएगी मीटर यूनिवर्स, ठीक है ना, मीटर यूनिवर्स। ओके, तो ये चीजें आप लोग समझ गए, ठीक है बेटा। तो ये जो थी, ये जो टर्म रिलेटेड था किसके, वेव्स के टर्म्स, क्या होती है वेव, क्या होती है वेवलेंथ, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एनर्जी ऑफ वेव्स, एनर्जी ऑफ वेव्स क्या बेटा, एनर्जी ऑफ वेव। एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, पहले समझ लो कि एनर्जी देखा जाए बेटा, जो इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, तुम सोचो कि इंसान एक सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, यानी कि अब दूसरा इंसान 2 चक्कर लगा रहा है उसी एक सेकंड में, तीसरा इंसान 4 चक्कर लगा रहा, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो ज्यादा चक्कर लगा रहा ना बेटा, उसी की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि जो एनर्जी का रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट है, नहीं है, बात समझ रहे हो, यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा एच एक कांस्टेंट है, एच न्यू। अब आप ई इक्वल टू एच न्यू का मान रख दो, अभी जो बताया था सी अपॉन लैम्डा होता है, यही एनर्जी की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब इस एच सारी चीजें तो आप जानते ही हो, इसको एच को क्या कहते हैं बेटा, प्लांक कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये तो जानते ही, वेलोसिटी है, ये क्या है बेटा, वेवलेंथ है, तो ये क्या है, ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वेव। सारी चीजें समझ में आ गई, बोलो बेटा। प्लांक कांस्टेंट पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो सारी चीजें हम जो है अच्छे से कर पाएंगे, कल अपन लोग इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।